नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब समय ज़्यादा दूर नहीं है, आपके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। चाहे वो बीडीओ का एग्ज़ाम हो, बीपीओ का एग्ज़ाम हो, या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, पैट का एग्ज़ाम हो, लोअर पी सारे एग्ज़ाम आपके बस शुरू होने वाले हैं। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर लीजिए, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 2025 में नौकरियों की एक तरह से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी से, तो मौका चूकिएगा नहीं, ठीक है। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम 69 प्रश्न तक कर चुके थे। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। आज हम 70 प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं। एक साथी का कल मैसेज आया था कमेंट में कि माइक की आवाज़ थोड़ी दिक्कत कर रही थी। अब वो मैंने समस्या दूर कर दी है। अब माइक की कोई भी यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही होगी, बिल्कुल साउंड क्लियर हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 70 से। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर या फतेहपुर। तो जो अटाला मस्जिद है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? जौनपुर ज़िले में स्थित है। इस अटाला मस्जिद को शर्की राजवंश इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इब्राहिम इब्राहिम शाह शर्की इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। और इस अटाला मस्जिद पर शर्की स्थापत्य का उत्तम उदाहरण मिलता है। शर्की स्थापत्य का उत्तम उदाहरण मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71। अवध राज्य पर 1722 में 1856 तक 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? सुल्तान, बादशाह, नवाब या साहिब। तो जो जो उपाधि अपनाई थी अवध के शासकों ने, वो अपनाई थी आपकी नवाब की उपाधि अपनाई थी, ठीक है। और अवध के स्वतंत्र राज्य के रूप में जो स्थापना की थी वो की थी शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने। किसने की थी? शहा शहादत खान ने की थी। और अवध का अंतिम अंतिम नवाब थे आपके वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह आपके कौन थे? अंतिम नवाब थे। और 1856 की बात है कि डलहौजी ने, यही प्रश्न पूछता है, डलहौजी ने इन पर कुशासन का आरोप लगाया और इसको ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 72। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा आपके स्थित हैं कहाँ पर? लखनऊ में। इन्हें हम भूल भुलैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल भुलैया भी कहते हैं। ये प्रश्न लास्ट एक दो क्लास पहले भी पूछा था। और इसका निर्माण कराया था आपके आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया। और इसमें एक मस्जिद भी है यहीं पर, आसिफी मस्जिद। कौन सी है? आसिफी मस्जिद भी है, जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। प्रश्न संख्या 73 है दोस्तों। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रवण और पर्डौना। तो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। उनका जो आश्रम था वो था ब्रह्मवर्त में था, ठीक है, ब्रह्मवर्त में था। इसका नाम ब्रह्मवर्ती है। इसे हम चित्रकूट भी बोलते हैं, चित्रकूट, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तू पांडे, मंगल पांडे। तो ये आपके लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो शेर बलिया के नाम से जाने जाते थे कौन? हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे। इन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1942 में ही इन्होंने बलिया में अस्थाई सरकार की स्थापना की थी। अस्थाई सरकार की स्थापना की थी किन्होंने? श्रीमान चित्तू पांडे जी ने। दोस्तों प्रश्न संख्या है 75। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरून निशा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी लोअर पीछे से आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह में भाग लिया। और ये अवध की रियासत की एक प्रसिद्ध योद्धा थी। इनका एक अल्पवयस्क बेटा था बिरजिस कादिर। कौन था? बिरजिस
कादिर था उसको नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन स्वयं अपने हाथ में लिया और एक समानांतर सरकार की स्थापना की। लेकिन 1858 में जो अंग्रेजों की तरफ से जो जो सिपाही था, एक कमांडर था, उसका नाम था कैंपबेल। कैंपबेल, ये भी पूछा गया है कैंपबेल, जो गोरखा रेजिमेंट का एक सेनानायक था, उसने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। 76 है दोस्तों प्रश्न, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर। तो परमहंस श्री योगानंद गिरी, इनका नाम था आपका मुकुल मुकुल मुकुंदलाल घोष। मुकुंदलाल घोष इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था 1893 में। कहाँ पर? गोरखपुर में जन्म हुआ था। इन्होंने पश्चिम 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 में जाके योग दर्शन की शिक्षा दी, उनका प्रसार प्रसार किया। इनके बहुत अनुयायी हैं जो कि क्रीड़ा योग उपदेश द्वारा इनसे जुड़े। दोस्तों प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब या वाजिद अली शाह। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे, वो थे कौन? नाना साहब। नाना साहब कानपुर के नेता थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, पता ही है सबको। इस विद्रोह में ये विद्रोह हुआ था, उसमें काफ़ी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारण थे। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, कुंवर जगदीश सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में? ये कर रहे थे आपके बिहार से। वाजिद अली शाह लखनऊ, इनकी एक बेगम थी वो, और आपके तात्या टोपे भी इन्हीं क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 78 प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं। तो इखलास खान का रोजा आपका स्थित है कहाँ पर? बदायूं में स्थित है। बदायूं में स्थित है। इसका निर्माण नवाब इखलास खान की बेगम ने अपनी शौहर की याद में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, सारनाथ एक पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर या वाराणसी। तो सारनाथ नज़दीक स्थित है किसके? ये वाराणसी के नज़दीक स्थित है। सारनाथ एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और यह वाराणसी के नज़दीक है। सारनाथ को हम ऋषि पत्तन भी कहते हैं, ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 80, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? 1947, 1951, 1950, 1948। तो उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था आपका 1950 में। 1950 में इसके जो तारीख थी वो थी आपकी 24 जनवरी 1950 में, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अच्छा एक प्रश्न और आया था अभी लेटेस्ट एग्जाम में, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसमें आया था कि किस दिन उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। तो ये तारीख है आपकी 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश अलग हुआ था। अच्छा ये भी प्रश्न आया है कि कितने ज़िलों से कितने ज़िले काट कर बनाया गया आपका उत्तराखंड? 9 नवंबर 2000 को बनाया उत्तराखंड, यूके बनाया। कितने ज़िले काट के बनाया? 13 ज़िले काट के। ये प्रश्न दोनों प्रश्न पूछे हैं आपके, पिछले संडे को शायद पेपर हुआ है आपका टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और कोई ऑप्टिकल का पेपर है, नेत्र रोग का कुछ पेपर है, उसमें ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या, दोस्तों जो इतिहास सेक्शन था उसमें आपके 80 प्रश्न ही थे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आपका कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो होगा वो हम कोशिश करेंगे कि अगले ही में दे दें या इसी में दे दें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला, ये टॉपिक भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 10 मिनट का ही लेक्चर हुआ है तो अभी, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बढ़ा दें, 20 मिनट तक ले चलेंगे इसको। देख लेना है कितने प्रश्न डिस्कस हो जाएंगे, वो भी प्रश्न इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या इसमें पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन, बिल्कुल सही है। उस्ताद राशिद खान सहसवान से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। पंडित छज्जूलाल मिश्रा पटियाला से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। प्रभा आत्रे किराना, ये भी सही है। तो पंडित छज्जूलाल ये आपके संबंधित हैं किससे? किराना घराना से। किससे? किराना घराना से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 2। ये चरकुला वाला प्रश्न है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। चरकुला मौसमी नृत्य, लोक नृत्य है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का।
तो चरकुला आपका लोक नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कहाँ का? ये ब्रज का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। इसमें करते क्या हैं, ये होली या उसके एक दिन पहले, कुछ दिन पहले या एक रात्रि पहले गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण करके, गांव में जो स्त्री या पुरुष क्या होते हैं वो स्त्री वेश धारण करके सिर पर 108 दीपकों की, कितनी, 108 दीपकों से सजा एक 5 मंजिल पिरामिडनुमा चरकुला अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। ये मतलब ये ब्रज में ही किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में ही ये काफ़ी प्रचलित है। प्रश्न संख्या 3, ये काफ़ी टफ नृत्य में आता है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित थी लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से या ग्वालियर घराने से? तो गिरजा देवी संबंधित थी, ये थी आपकी बनारस घराने से संबंधित थी। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। कौन थी ये शास्त्रीय गायिका थी, शास्त्रीय गायिका थी। ये ठुमरी गाती थी। ठुमरी गायन को इन्होंने पुरस्कृत किया और इसे लोकप्रिय बनाया। इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री दिया गया है ना, पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्म विभूषण जैसे इनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनकी मृत्यु हुई है 88 सालों में कलकत्ता में 24 अक्टूबर 2017 को इनका निधन हो गया। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, इनसे संबंधित इतनी ही डिटेल है, काफ़ी इतना याद रखेंगे तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपसे बन जाएगा। 14 प्रश्न है, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ भैया 85-86 में, 75-76 में, 89-90 में या 79-80 में। तो लखनऊ महोत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है यह प्रारंभ हुआ 75-76 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है आपके कहाँ पर? ये आपके प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें स्थान दिए गए हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है ये पहचानना है और उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं, यानी ये कहाँ पर है ये स्थान? तो बटेश्वर कहाँ पर है? बटेश्वर आगरा में है। देवा शरीफ कहाँ है? देवा शरीफ आपका जौनपुर में नहीं है, बताएंगे कहाँ है। साकिया आपका फर्रुखाबाद में है। बिठूर आपका कहाँ पर है? आपका कानपुर में है, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ आपका है बाराबंकी, लास्ट अभी पेपर हुआ उसमें भी प्रश्न पूछा है, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? पहला है 13 ताल, दूसरा है कजरी, तीसरा है सोहर, चौथा है चेती। तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, कजरी है, सोहरा ताल है और चेती है। आपका ये 13 ताल उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ये कहाँ का है भैया? फिर ये आपका राजस्थान का लोकगीत है 13 ताल, यह कांवड़ जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चैती उत्तर प्रदेश में चैत्र मास में किया जाता है, इसका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली होता है। सोहर घर में संतान उत्पत्ति के बाद किया जाता है। ठीक है, और जो कजरी है आपका ये यूपी के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रचलित है। यूपी के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में का लोकप्रिय गीत है। इसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, किसको? कजरी को। प्रश्न संख्या 8वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, फगुआ और पाई डंडा। तो चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये ब्रज में किया जाता है। होली के आसपास महिलाएं 108 दीपक लेके सिर पर एक चरकुला लेके नृत्य करती हैं। ठीक है, कर्मा आपके सोनभद्र में किया जाता है, सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर में किया जाता है, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ये खरीफ की फसल के बाद होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और पाई डंडा नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ये किया जाता है आपका बुंदेलखंड में अहीर समझा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस पाई डंडा को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। तो आपका फगुआ आपका यूपी का लोक नृत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई, बिल्कुल सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी सही है। तो इसमें विकल्प आपका ए और दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिग्मो, घोड़े, मोडनी और जैता। तो इसमें आपका जैता है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है।
सिगमो, घोड़े और मोंडनी, ये तीनों नृत्य कहाँ के हैं? ये तीनों नृत्य हैं आपके गोवा के। कहाँ के हैं? गोवा के ये तीनों नृत्य हैं। ये जो नृत्य हैं तीनों, ये मराठा लड़कों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर ये वहाँ पर किए जाते हैं। मराठा जो लड़ाके हैं, मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किए जाते हैं। आज का 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिर में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। कहाँ पर है ये? ललितपुर जिले, और नदी का नाम है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिरवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का ये तीनों मंदिर आपके ये स्थित हैं आपके कहाँ पर? ये एमपी में स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 12वां है, इसमें ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है और पूछा है सुमेलित नहीं है, बताइए। ठीक है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में है, बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में होता है, ये पूर्वांचल में नहीं होता, ये होता है ये होता है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। और शुक्रताल का मेला आपके मुजफ्फरनगर में आयोजित होता है। ये मेले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कहीं पर लिख के रखना। ठीक है। प्रश्न संख्या है 13वां, क्या कह रहा है प्रश्न और इसका उत्तर बताओ भैया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक जिले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? कौन सा मेला है बताओ? नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका मेरठ में लगता है। मेरठ में लगता है प्रतिवर्ष लगता है। मेरठ में लगता है, कब लगता है? ये लगता है नवरात्रि के अवसर पर। इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। इसमें यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1672 से। ठीक है, तब से ये मेला आयोजित हो रहा है। अच्छा, ये फूलडोल का मेला ये कहाँ होता है? ये आपका राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसमें दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं। कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। इसमें एक वर्गाकार चबूतरे पर बने एक मंदिर है जिसमें शिखर पर मेहराब बने हुए हैं और बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं गणेश, बाराहा भगवान, दुर्गा, नदी देवता की मूर्ति रखी गई हैं। ठीक है। दीवारों को, जो इस मंदिर की दीवारें हैं, उनमें आपको रामायण, महाभारत और पुराणों में विविध आख्यान यानी लिखावट से उसको सजाया गया है। दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और मुझे आपके कमेंट जो करते हो उससे बहुत ही मुझे ऊर्जा मिलती है ना। कोई दिक्कत हो, कमी हो तो आप बताइए, हम उसको बिल्कुल डेफिनेटली करने वाले हैं। और मैं आपके प्रैक्टिस से टाइप करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।